तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमारा थोड़ा सा चैप्टर रह गया था, मुगल चित्रकला और स्थापत्य हमने पढ़ लिया था। आज हम मुगल चित्रकला पढ़ेंगे और मुगलों का साहित्य पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं मुगल चित्रकला। दोस्तों, सर्वप्रथम बाबर के साथ अब मुगल चित्रकला में पूछा क्या जाता है, एक दो तो चित्रों के नाम है वो पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों चित्रकारों के नाम दे दिए जाते हैं चित्रों के नाम की जगह, कि ये चित्रकार किसके शासनकाल का चित्रकार है, या फिर अकबर के शासनकाल के मुख्य चित्रकार कौन थे, या फिर ना बाबर के कौन थे, है ना, ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है। तो जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं इसे। सर्वप्रथम बाबर के साथ फारस का प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद आया था। दोस्तों, फारस से बाबर अपने साथ एक चित्रकार लेके आए थे जिसका नाम था बेहजाद। ठीक है। हुमायूं के शासनकाल में मुगल चित्रकला की इसने शुरू कर दी थी चित्रकला। ठीक है। इसके बाद में आया हुमायूं। तो हुमायूं के शासनकाल में मुगल चित्रकला की नींव पड़ी। हुमायूं ने मुगल चित्रकला का विस्तार किया। और हुमायूं के शासनकाल के दो मुख्य चित्रकार रहे हैं दोस्तों, एक तो मीर सैयद और एक अब्दुस सम्मद, है ना। दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मीर सैयद निम्न में से किसके काल में थे और अब्दुल सम्मद किसके काल में थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुगल चित्रकला का शुभारंभ किया था, है ना, इसलिए दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मीर सैयद और अब्दुस सम्मद, है ना, दोनों हुमायूं के शासनकाल में थे जिन्होंने मुगल चित्रकला को प्रारंभ किया था। अब अकबर के काल में प्रमुख चित्रकारों में दसवंत, बसावन, महेश, लाल मुकुंद, सांवल दास और अब्दुस सम्मद। अब्दुस सम्मद जो हुमायूं के काल के थे, यहाँ भी चले आ रहे थे। तो कौन कौन हो गए? दसवंत, बसावन, महेश, लाल मुकुंद, सावन दास और अब्दुस सम्मद, है ना। आपको 4-5 बार बोलोगे याद हो जाएंगे। दसवंत, बसावन, महेश, लाल मुकुंद, सावलदास और अब्दुस सम्मद, ये थे अकबर के काल के। अब जो दसवंत थे दोस्तों, दसवंत ने रज्मनामा नामक पांडुलिपि तैयार की थी, जिस कारण से दसवंत को प्रथम अग्रणी चित्रकार कहा जाता था। इन्होंने एक पांडुलिपि थी, मतलब चित्रों की पूरी किताब ही इन्होंने बना दी थी, है ना, उसको नाम दिया था रज्मनामा, है ना, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्रथम अग्रणी चित्रकार की संज्ञा इन्हें दी जाती है। ठीक है। अब आ गया जहांगीर। जहांगीर का हमने पढ़ा था कि जहांगीर की स्थापत्य में रुचि कम थी और चित्रकला में रुचि ज़्यादा थी। तो जहांगीर के काल मुगल चित्रकला का चरमोत्कृष्ट काल रहा है। उनके समय में अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट हो गया कि मुगल काल में जो प्रथम चित्रशाला बनाई गई वो किसके काल में बनाई गई? जहांगीर के काल में। किसके नेतृत्व में बनाई गई? अकारिजा के नेतृत्व में बनाई गई। जहांगीर के काल के मुख्य चित्रकार कौन से थे दोस्तों? फारूक बेग, बिसनदास, उस्ताद मंसूर, दौलत मनोहर और अबुल हसन। फारूक बेग, बिसनदास, उस्ताद मंसूर, दौलत मनोहर और अबुद हसन। जितना हो सके याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर चित्रकारों के नाम ही देते हैं। मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि मैं कभी ट्रिक लगा के पढ़ती नहीं हूँ। जितना हम माइंड में कैच कर सके उतना ही अच्छा है। तो ऐसे ही मैं याद करती हूँ, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। फारूक बेग, बिसनदास, उस्ताद मंसूर, दौलत मनोहर और अबुद हसन, ये इनके काल के प्रमुख चित्रकार थे। जो फारूक बेग था दोस्तों, वो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। और ये चित्र आज भी भारतीय संग्रहालय में रखा गया है और बहुत ही सुंदर चित्र उन्होंने बनाया था। तो फारूक बेग ने बनाया था सुल्तान आदिल शाह का चित्र। इसके अलावा जहांगीर के काल का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन था। तो अगर क्वेश्चन आता है तो इन तीन में से ही आएगा, इनके बाहर नहीं आएगा जहांगीर में से। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मोस्ट चीज़ें हैं वो ही पूछी जाती हैं। इतनी सारी चीज़ें ना बच्चों को याद रहती है और ना ही पूछी जाती है। तो जहांगीर के काल के दो चित्रकार देखो, एक तो फारूक बेग हो गया जिसने आदिल शाह का चित्र बनाया, और दो कौन हो गए? उस्ताद मंसूर हो गया और कौन हो गया? अब्दुल हसन हो गया, अबुद हसन हो गया। तो उस्ताद मंसूर जो थे, इन दोनों को इन्होंने कुछ उपाधियां दी थी, ये भी बहुत बार पूछी जाती हैं। नादिर उल अंसार और नादिर उल जमा। तो उस्ताद मंसूर को तो अंसार, और अबुल हसन को क्या दी गई थी? हसन को जमा, है ना। तो क्या कैसे याद करना ना, थोड़ा सा, मंसूर को अंसार और हसन को जमा। ठीक है। तो उस्ताद मंसूर को नादिर उल अंसार और अब्दुल हसन को क्या दी गई थी? नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। तो किसने ऐसी उपाधियां दी थी चित्रकारों को? जहांगीर ने दी थी। किनको दी थी ये भी याद रखना, और क्या दी थी ये भी याद रखना है। अब जो उस्ताद मंसूर है दोस्तों, उनके बारे में बात इंपॉर्टेंट है कि ये पक्षी विशेषज्ञ थे, मतलब पक्षियों के चित्र ज़्यादा बनाते थे। और जो अबुल हसन है वो व्यक्ति चित्र ज़्यादा बनाते थे। तो पक्षी विशेषज्ञ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन्होंने कई ऐसे चित्र बनाए हैं जो आज भी बहुत सुंदर हैं। देखो, साइबेरिया का एक दुर्लभ सारस और बंगाल का अनोखा पुष्प
उस्ताद मंसूर ने बनाए थे। उस्ताद मंसूर जो थे पक्षी और चित्रों, प्रकृति चित्रण है ना, और फूलों के चित्रण ऐसा ही काम करते थे। तो दोनों चित्र दोस्तों इंपॉर्टेंट है, साइबेरिया का दुर्लभ सारस और बंगाल का अनोखा पुष्प। शाहजहां का एक विख्यात चित्र भारतीय संग्रहालय में रखा गया है, जिसमें शाहजहां को सूफी नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो ये भी आ सकता है कि कौन से शासक को सूफी नृत्य करते हुए दिखाया गया है चित्रकला में, तो वो है शाहजहां। दोस्तों आपको अगर याद हो तो जब मैंने सूफी आंदोलन पढ़ाया था, तो सूफी आंदोलन की जो ऊपर ही ऊपर टैगलाइन डाली थी, मैं हर आंदोलन मतलब हर एक चैप्टर का उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक अगर चित्र मुझे कहीं मिलता है गूगल पे तो मैं ज़रूर लेती हूँ। तो सूफी आंदोलन का जो मैंने चित्र डाला था, हेडिंग में जो चित्र डाला था चैप्टर का, उसमें वही चित्र है जिसमें एक राजा है और हाथ में वो ऐसे कटोरा लेके ऐसे एक हाथ से ऐसे जैसे डांस कर रहे हो, ऐसे कुछ दिखाया गया है। तो वो ही शाहजहां का यही चित्र है जो इनके काल में बनाया गया था सूफी नृत्य करते हुए। औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानकर इसे बंद करवा दिया। तो जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि औरंगजेब तो किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं थे। अब जहांगीर के काल में जहांगीर जो थे उनका चित्रकला में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था दोस्तों कि उन्होंने लिखा है आईने जहांगीरी, यहाँ लिखा हुआ है आईने जहांगीरी, जो उनकी आत्मकथा थी उसमें जहांगीर ने लिखा है कि कोई भी चित्रकार चाहे किसी मृतक व्यक्ति द्वारा बनाया गया कोई भी चित्र है ना, चाहे वो किसी मृतक व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो या फिर जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ। मतलब जहांगीर का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि एक चित्र जो उनके काल का किसी भी चित्रकार द्वारा बनाया गया है, चाहे वो आज जीवित हो चाहे मरा हुआ हो, वो देखते ही बता सकते थे कि यह किसने बनाया है। इसके अलावा यह किस चित्रकार की कृति है। यदि कोई सामूहिक चित्र है, अगर चित्र है और उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो मैं उनके चेहरे को पृथक पृथक कर यह बता सकता हूँ कि प्रत्येक अंग किस चित्रकार ने बनाया है। मतलब वो एक लाइन ऐसे भी लिखी हुई है कि वो नाक किसने बनाया है, भौहें किसने बनाई है, आंखें किसने बनाई है, ये भी मैं देख के बता सकता हूँ अगर अलग अलग चित्रकारों ने ऐसा बनाया है। तो इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट जहांगीर का था। ये लाइन्स दोस्तों एक दो बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी है। तो ये है चित्रकला। दोस्तों छोटा सा टॉपिक लिया है मैंने चित्रकला का, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर कन्फ्यूज़न हो जाती है, याद नहीं होते, तो इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा कुछ पढ़ते हैं हम संगीत कला में। अकबर के काल में लगभग 36 गायकों को अकबर ने राजश्रय दे रखा था। अबुल फजल ने इनके बारे में ऐसा लिखा है कि अकबर ने 36 गायकों को राजश्रय दे रखा था और अकबर के काल के प्रसिद्ध जो गायक थे वो थे तानसेन और बाज बहादुर। ठीक है, तानसेन और बाज बहादुर अकबर के काल के प्रमुख गायक रहे हैं। अकबर स्वयं भी अच्छा नक्कारा बजाता था, इसे आप नगाड़ा भी बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जगह नक्कारा ही लिखा आता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अकबर स्वयं एक बहुत अच्छा नक्कारा वादक था। ठीक है, जो तानसेन था दोस्तों, यहाँ शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, तानसेन जो था उन्हें नवरत्न की उपाधि दी गई थी। मतलब जो अकबर के नवरत्नों में से एक था और अकबर के राजश्रय में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में तानसेन काम करते थे और तानसेन को अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की संज्ञा दी थी, उपाधि दी थी, कंठाभरण वाणी विलास। दोस्तों ये उपाधि है ना बहुत बार आरएएस के एग्जाम में भी पूछी गई है, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंठाभरण वाणी विलास की संज्ञा किसको दी थी? तानसेन को दी थी। किसने दी थी? अकबर ने दी थी। अब दोस्तों जहांगीर के काल में चित्रकला का संगीत का इतना विकास नहीं हुआ। तानसेन के पुत्र विलास खां और एक दो छोटे मोटे गायक थे जिन्होंने इनके काल में संगीत का कार्य किया। शाहजहां अत्यंत रसिक और संगीत मर्मज्ञ थे। दोस्तों शाहजहां ने हर तरह की कला को आश्रय दिया था, तो संगीत में भी उनकी इतनी ही रुचि थी। वह स्वयं भी बहुत अच्छे गायक थे। तो अकबर तो देखो नक्कारा बजाता था, शाहजहां जो है वो गाना गाते थे, गायक थे। शाहजहां के काल में लाल खां प्रमुख संगीतकार रहे हैं जिन्हें गुण समुद्र की उपाधि दी गई है। लाल खां को शाहजहां ने गुण समुद्र की उपाधि दी थी। तो ये उपाधियाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाती है, थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। औरंगजेब ने संगीत को भी इस्लाम विरोधी, चित्रकला को इस्लाम विरोधी, स्थापत्य को इस्लाम विरोधी, अब इन्होंने संगीत को भी इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगाई। परंतु देखिए आप कि फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें उसी के काल में लिखी गई है। ये चीज़ फैक्ट है दोस्तों कि जहाँ पे आप जितनी ज़्यादा बंदिश लगाओगे वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा उभर के आएगी। तो औरंगजेब ने इन सब चीज़ों पे बंदिश लगाई थी, संगीत पे भी उन्होंने बंदिश लगाई थी, लेकिन संगीत पे सबसे ज़्यादा पुस्तकें औरंगजेब के काल में ही लिखी गई है। ठीक है,
इसके अलावा औरंगजेब ने एक कोटेशन उनका थोड़ा सा फेमस है कि संगीत की मौत हो गई है और इसकी कब्र को इतना गहरा दफनाना कि इसकी आवाज़ भी आसानी से बाहर ना निकले। तो अगर बाय द वे कभी एग्जाम में आ जाए कि किसकी कोटेशन है तो याद रखिएगा औरंगजेब की कोटेशन है। वैसे अगर वास्तव में देखा जाए तो औरंगजेब स्वयं एक वीणा वादक था, लेकिन वो इतने ज़्यादा कट्टर थे दोस्तों कि उनको ये दिखता था कि साम्राज्य प्रसार के अलावा राजा का अन्य कोई भी कार्य नहीं है, तो बाकी उन्होंने किसी भी कार्य पर ना ध्यान दिया और लोग भी करते थे उसको भी उन्होंने मतलब दबाने की कोशिश की थी। तो ये था हमारा संगीत। तो अकबर नक्कारा बजाता था, तानसेन और बाज बहादुर अकबर के काल में थे और तानसेन उनका नवरत्न था। रीवा के रामचंद्र के दरबार में पहले कार्य करते थे। कंठाभरण वाणी विलास की संज्ञा दी थी। लाल खां शाहजहाँ के काल में था, गुड़ समुद्र की उपाधि दी थी। ठीक है। अब मुगल कालीन साहित्य, तो मैंने लाइंस में कुछ नहीं लिखा है, बस 5 6 10 12 पुस्तकें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी कि ये ज़रूर आपको पता होनी चाहिए, वो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिखी हैं। तो सबसे पहले बाबर से शुरू करते हैं। तुजुक ए बाबरी, सबसे पहले बाबर ने लिखी तुजुक ए बाबरी, है ना। बाबर की आत्मकथा थी, स्वयं अपने हाथ से इन्होंने लिखी थी और यह तुर्की भाषा में लिखी गई थी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी आगे की जो पुस्तकें आएंगी ना बाबर के अलावा, वो सारी फारसी भाषा में लिखी गई है। केवल बाबर की जो आत्मकथा है ना वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो इसकी लैंग्वेज ही बहुत बार पूछी जाती है कि बाबर की आत्मकथा निम्न में से किस लैंग्वेज में लिखी गई है। तो ये आप याद रखिएगा, तुर्की भाषा में लिखी गई है बाबर की तुजुक ए बाबरी, है ना। और इसके अलावा हमने एक पढ़ा था कि बाबर ने मुबैयान नामक पद्यशैली का आविष्कार किया था। तो मुबैयान के नाम पर इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, वो भी तुर्की में लिखी थी। बस बाबर ने ही तुर्की में लिखा था, उसके आगे दोस्तों मुगलों की सारी पुस्तकें फारसी में आएंगी। हुमायूं नामा फारसी में लिखा गया था, लेकिन हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं लिखा था, गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, बाबर की पुत्री थी। ठीक है। अकबरनामा लिखा था, आईने अकबरनामा बोल दो या फिर आईने अकबरी बोल दो, ये भी फारसी में लिखा गया था और अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल भी अकबर के नवरत्नों में से आते थे। अब तो आईने अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। एक दोस्तों मुंतखब उल तवारीख, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, फारसी में लिखा गया है, अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा था। नाम क्या है? मुंतखब उल तवारीख, है ना। एक तुजुक-ए जहांगीरी, तुजुक-ए जहांगीरी भी फारसी में लिखी गई है। जहांगीर ने स्वयं ने प्लस मोतबिंद खां और मोहम्मद हादी, इन तीनों ने मिलकर लिखी थी तुजुक-ए जहांगीरी। शाहजहाँ नामा भी शाहजहाँ की कथा है दोस्तों, फारसी में लिखी गई है, इनायत खान ने लिखी थी, शाहजहाँ ने नहीं लिखी थी। रज़्मनामा महाभारत के विभिन्न भागों का संकलन है दोस्तों, फारसी में हुआ था और यह किसने किया था? मतलब महाभारत का आप ये सोच लो कि फारसी में अनुवाद किया गया। तो बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर, इन तीनों ने मिलकर महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। तो एक बार ये देख लीजिए, तुजुक ए बाबरी बाबर ने खुद ने लिखी थी, हुमायूं नामा उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी, अकबर नामा किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी थी। इसके अलावा शाहजहाँ नामा किसने लिखी? जहांगीर ने लिखी थी, है ना। रज़्मनामा ये हो गई। और भगवत गीता योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी भाषा में किसने करवाया था? दारा शिकोह ने। दारा शिकोह दोस्तों बहुत महान और मतलब विद्वान जो हम बोल सकते हैं वो थे, लेकिन वो उन्हें लोफ्टी किंग की संज्ञा दी गई थी कि उनकी किस्मत ने कभी भी उनका साथ नहीं दिया और उनको साम्राज्य नहीं मिला। अगर दारा शिकोह साम्राज्य में आते तो वो दूसरे अकबर के रूप में गिने जाते, कि वो अकबर की तरह ही सहिष्णु शासक था बहुत ज़्यादा, है ना। इसके अलावा सिर ए अकबर 52 जो हमारे उपनिषद हैं दोस्तों, उनका अनुवाद किया था फारसी में और उसे नाम दिया उन्होंने सिर ए अकबर। ये किसने किया? दारा शिकोह ने किया था। ठीक है। इसके अलावा कालिया दमन फारसी भाषा में अबुल फजल ने लिखा। कालिया दमन ये भी हमारे कोई ग्रंथ है, उसकी हिंदी कृति है, उसकी फारसी कृति है। इसके अलावा दोस्तों पंचतंत्र का अनुवाद किया किस नाम से? कालीला दमन के नाम से। कालीला और दीमना के नाम से किसने किया? फारसी में अबुल फैजी ने किया। फैजी शायद अबुल फजल के भाई ही थे, फैजी। इन्होंने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था कलीला दीमना नाम से। लीलावती का अनुवाद किया फारसी में फैजी ने और नल दमयंती का अनुवाद किया फारसी ने फैजी में, है ना। तो ये भी पूछ लेते हैं, निम्न में से लीलावती का अनुवाद किसके द्वारा किया गया? नल दमयंती का अनुवाद किसके द्वारा किया गया? कालिया दमन किसके द्वारा लिखी गई, है ना। ये पूछ लेते हैं। सॉरी, ये पंचतंत्र का मैंने आपको गलत बता दिया। ये पंचतंत्र का भी अबुल फजल ने ही किया था और कालिया दमन भी और कलीला और दीमना दोनों अबुल फजल की लिखी हुई है। और लीलावती और नल दमयंती, लीलावती दोस्तों हमारे गणित का ग्रंथ था बहुत बड़ा और नल दमयंती हमारी कथा थी। तो ये सारी उनके द्वारा ही लिखी गई थी। किसके द्वारा?
फैजी के द्वारा। तो ये हमारा मुग़ल काल है दोस्तों, बहुत दिन बाद इम्पोर्टेंट हुआ है। शायद मैंने आपको थोड़ा सा वाइड पढ़ा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहती कि आपको जो मेरे पढ़ाए हुए में से कुछ बाहर से चीज़ें आएँ। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे हमारा मुग़ल काल कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमें आगे क्या पढ़ना है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।